हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अकेडमी पे। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.6। हम अपने डिटरमिनेंट के लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैंने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था, आव्यूह स्टार्ट किया था, तो मैंने उसके फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम मैट्रिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, एक बार रिकॉल करो मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि अगर हमें खूब सारे वेरिएबल दे रखे हो और बहुत सारी इक्वेशन दे रखी हो और हमें पूछे कि उन वेरिएबल का वैल्यू आप फाइंड करो। ठीक है, जैसे मुझे दे दिया, मान लो कि 3 इक्वेशन दे रखी है और 3 वेरिएबल दे रखे हैं, तो इसका वैल्यू फाइंड करो। तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए मैट्रिक्स मेथड मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि हम मैट्रिक्स मेथड में इसको पढ़ेंगे। लेकिन हमने पूरी एक्सरसाइज नंबर 3 कर ली, पूरी एक्सरसाइज नंबर 4 कर ली, बस थोड़ा सा लास्ट पार्ट बचा है। लेकिन अभी तक मैंने बताया नहीं आपको कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आज हम वही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा? एडजॉइंट निकालना पड़ा, हमने ए इनवर्स निकालना पड़ा, हमने मैट्रिक्स मेथड से ए इनवर्स निकालना पड़ा। तो इन सब का यूज अब एक साथ आएगा। ठीक है, और कैसे आएगा चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आप सब तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके। ठीक है, शुरू करें। तो अपना क्या है, तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में 4.6 एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे केवल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स कि हम मैट्रिक्स का यूज कहाँ पर और कैसे करते हैं। तो आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। तो हमारा मेन फंडा यही था कि हम रैखिक समीकरण को हम हल करते हैं मैट्रिक्स से। तो चलो कैसे करते हैं बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, इधर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, इधर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखना एक बार के लिए। मैंने a को मान लिया a1 b1 और c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। ठीक है, और मैंने b को मान लिया यहाँ से x y z। ठीक है ना, ये मैं मान लिया x के इक्वल कैपिटल X के। ठीक है, और ये मैंने मान लिया b इक्वल d1 d2 d3। क्लियर? अब अगर देखो मैं कैसे लिखूँ, अगर मैं इनको ax इक्वल टू b लिखता हूँ, ठीक है, समझ गए मतलब? तो क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई ये इक्वल ये कैसे आएगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, इधर x y z, इधर है d1 d2 d3। जब मैंने देखा कि जब मैंने ऐसे लिखा ax इक्वल टू बी के रूप में, तो मेरे पास यही रैखिक समीकरण दोबारा आ रही है। तो मीन्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर अपन इनको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करें तो भी अपन वो आंसर फाइंड कर सकते हैं जो हमें ज़रूरत है। जैसे देखो ax इक्वल टू बी। अब अगर a व्युत्क्रमणीय है तो क्या होगा? मैं इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। a इनवर्स b। ठीक है, ये क्या हो गया i, ये क्या हो गया x, ये a इनवर्स b। ये बोल सकता हूँ कि मैं x इक्वल टू a इनवर्स b। तो यहाँ पर x क्या था? x y z, हमें ये तो वैल्यू फाइंड करनी थी बेसिकली। तो मैं इसको ऐसे फाइंड कर सकता हूँ, ये अपना मेन फंडा रहेगा। ठीक है, चलो, लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ पर a व्युत्क्रमणीय हो। व्युत्क्रमणीय मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो ये अपनी कंडीशन हो गई। तो इसके रेस्पेक्ट में जो x y z यानी x कैपिटल X की वैल्यू आएगी x y z, उसको मैं क्या लिखूँगा कि इसके संगत हल है। ठीक, बट अगर देखो ये कब परिभाषित था? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब मान लो
कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल हो गया 0 के, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर कि ये अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है, अगर कोई ऐसी स्थिति अपने पास आती है तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और उसको अपन कर देंगे बी से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर ये आता है 0 के इक्वल नहीं आता है तो मैं क्या बोलूँगा कि ये असंगत है, असंगत रैखिक समीकरण है और इसके कोई हल नहीं है। ठीक है, बट अगर मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू 0 आता है तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर बता नहीं सकता कि ये संगत भी हो सकती है और असंगत भी हो सकती है। ठीक है, ये संगत या असंगत दोनों हो सकती है और मैं बोल सकता हूँ कि इसका कोई भी हल नहीं हो सकता है या फिर इसके अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, ये इसके 2 केस थे और ये इसका एक केस था। तो मेनली इस एक्सरसाइज में हम यहाँ तक ही सीमित रहेंगे। ठीक है, अद्वितीय हल, यहाँ से एक सिंगल वैल्यू प्राप्त होगी, अद्वितीय हल। अपने बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इसी पे आएगा, इन दोनों बेस अपने एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इन पर क्वेश्चन बन नहीं सकता 5 नंबर का, इन पर क्वेश्चन बनेगा 1 नंबर का, वो यहाँ से नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो। तो अपने को केवल ये वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उससे अपने थोड़ा और क्लियर होगा। केवल आप इस चीज़ को ध्यान रखना, अपना क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो अब देखो अपना एग्जाम्पल नंबर 27 क्या है एनसीईआरटी बुक का, कि अपने को 2 इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, 2 वेरिएबल दे रखे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। मैं कैसे करूँगा, मैं लिख दूंगा पहले कि हम इन समीकरणों को ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको, तो क्या होगा बताओ, यहाँ से ए क्या होगा 2 5 3 2। ठीक है, एक्स क्या होगा एक्स और वाई। ठीक है, बी क्या होगा 1 और 7। यहाँ तक क्लियर। अब अपना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो गया। क्या हमें निकालना क्या, बेसिकली ये तो निकालना अपने को एक्स की वैल्यू तो अपने को फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने को ए इनवर्स फाइंड करना होगा, अपने को बी फाइंड करना होगा। लेकिन उससे पहले मेरे को क्या चेक करना है कि ये संगत भी है या नहीं है। अगर संगत होगी तो अपन आगे करेंगे, अगर असंगत हो रही है तो अपन यही बोल देंगे क्या कि ठीक है सर रहने दो, आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। इसके एक या तो कोई हल नहीं होगा या फिर अनेक हल होंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको। डिटरमिनेंट ऑफ एन निकालो पहले तो, 2 दूनी 4 5 3 15, ये हो गया -11, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ क्या कि इसका अद्वितीय हल होगा, मीन्स ये एक संगत निकाय है। तो अब अपनी अगली क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बताओ, इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज। अच्छा, तो यहाँ से ए इनवर्स क्या होगा -1/11, 2 -5 -3 और 2। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर इस माइनस को हटा के अंदर शिफ्ट कर दो, ये हो गया। ठीक है, अपने पास आ गया ए इनवर्स। निकालना क्या अपने को एक्स, ए इनवर्स क्या है 1/11 -2 5 3 और -2। और यहाँ से बी गया अपने पास 1 और 7। ठीक है, तो ये क्या आएगा देखो 1/11, तो बार के बार ऐसे कैसे लिख दो। और देखो -2 × 1 -2 और 5 संते 35, 3 एकम 3 और 7 दूनी 14। सोल्व किया मैंने, तो 1/11 33 और -11, इसको और सोल्व किया तो ये 3 और ये -1। ठीक है, और यहाँ पर x क्या था, x बेसिकली क्या था, x और y था।
यानी बोल सकता हूँ नीचे वाले स्टेप में यहाँ से x और y ये मेरे पास आ रहे हैं 3 और -1। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि सर x = 3 है और y = सर -1 है। ठीक है, तो अपना इक्वेशन ऐसे सोल्व हो गया। ठीक, ये होगा अपना कि जब अपने पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो अपन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्या होगा अगर यहाँ पर 3 इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल हो, वही सेम स्टेप रहेगी। पहले अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, जो अपन निकालते हैं वहाँ से अपन ए इनवर्स निकालेंगे, फिर वहाँ से अपन यहाँ पर एक्स वाई था, वहाँ पर एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 वैल्यू आएगी, तो वहाँ से अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। अपना एग्जाम्पल नंबर 29 क्या है, 3 संख्याओं का योग 6 है। मैंने को 3 संख्या मान ली x + y + z, इनका योग क्या है 6 है। आगे क्या बोल रहे हैं, यदि हम 3 संख्या को 3 से गुणा करके यानी 3z दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से x + z = हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है, यानी 2y। इसका बीजगणित निरूपण कीजिए, हमने कर दिया, और इसको आयु विधि से सोल्व करो, तो कर लेते हैं। तो ये ऐसे है ना, अपन इसको थोड़ा अधिक लिखते हैं, यानी x - 2y + z = 0, और इधर 0 × x। सही, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये इसको मिटा दो। अच्छा, यहाँ से बताओ a क्या होगा। सर 1 1 1 0 1 3 1 - 2 1, ये हो गया a। यहाँ से अपन x निकाल दो, x क्या होगा वो सर x y और z। सर यहाँ से b क्या होगा, b क्या है यहाँ पर 6 11 और 0। अब निकालना क्या है x y z, ये किसके इक्वल होता है a इनवर्स b के। मीन्स अपने को पहले a इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, उससे पहले अपने को एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। तो पहले वो निकालो, तो निकाल लो। 7 ये क्या होगा 3, और ये क्या होगा, देखो -1, इसके लिए देखो 1 + 2 3, और साइन भी चेंज। इसके लिए 1 - 1 0, इसके लिए -2 - 1 -3, और साइन भी चेंज। इसके लिए आए तो 3 - 1 2, इसके लिए आए तो 3 ही रहेगा, साइन चेंज। और इसके लिए 1 - 0 तो 1। ठीक है, ये अपने पास आ गया अपना इसका एडजॉइंट ऑफ a। अब देखो अपने एक चीज़ गलती कर दी ना, क्या, अपने को पहले से निकालना था कि डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा। ठीक है, अपन एक बार निकाल लेते हैं। मान लेना कि ये स्टेप इसके बाद में किया, गलती को सुधारना जरूरी है। डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, यहाँ पर देखो मैं C1 के संगत प्रसार कर रहा हूँ, तो 1 + 6 7 + 0 प्लस क्या होगा 3 - 1 2 हो गया, तो यह आ गया 9। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स हम बोल सकते हैं कि इसके अद्वितीय हल होंगे। तो अपने स्टेप ये सही है। ठीक है, अब यहाँ से निकालना अपने को a इनवर्स। तो a इनवर्स क्या होगा 1/9, और एडजॉइंट ऑफ a 7 - 3 2 3 0 - 3 -1 3 और 1। ठीक है, अपन निकालना यहाँ से x, मीन्स x y z। ये क्या होगा a इनवर्स b, मीन्स a इनवर्स क्या है 1/9
7 माइनस 3 2, 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 और 1, ठीक है। और b क्या है यहाँ पर 6 11 0। सॉल्व करो इसको, क्या होगा देखो, 1/9 बार लिख दो, उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। 7 6 42, 8 दिया 33 और ये प्लस 0, 3 जगह 18, 0 प्लस 0 माइनस 6 प्लस 33 प्लस 0, 42 33 क्या तो 9, 1/9 9 18 और 27। इसको सोल्व किया तो क्या आएगा 1 2 और 3, मीन्स ये अपने पास आ गया x y z। इसके बाद की स्टेप ना इक्वल है 1 2 3, मीन्स x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। तो बस एक्सरसाइज नंबर 4.6 के अंदर पूरे में यही आएगा अपने पास। अपने को इसी को सोल्व करना है और ऐसे अपने को x y z की वैल्यू निकालनी। हाँ, अपने जो डिटरमिनेंट चैप्टर है उसमें अपने केवल 3 वेरिएबल देगा और 3 इक्वेशन देगा और 3 ही वेरिएबल अपने को निकालने होंगे। इससे ज़्यादा वाला केस अपने NCERT बुक में नहीं है। हम चाहे तो वो निकाल सकते हैं, बट अपने है ही नहीं। अपने अब तक 3 क्रॉस 3 से अधिक की मैट्रिक्स अपने सोल्व नहीं की, तो बस अपने को x y z 3 ही मैक्सिमम पूछ सकता है, 2 या 3, बस ये आएगा अपने एग्जाम में। तो इसी के साथ अपना 4.6 का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपन नेक्स्ट वीडियो में 4.6 का सॉल्यूशन पार्ट पूरा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या कि आप एक बार खुद ट्राई करना 4.6 को सोल्व करने की, ठीक है। आसान है। मिस्टेक कहाँ हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है सर कि आप कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर दो, वहाँ पर आपको ध्यान देना है बस एक बार, ठीक है। और आंसर चेक कर सकते हो आप कैसे, कि इनकी वैल्यू को आप इनमें रख के चेक कर लो एक बार। यहाँ अगर तीनों इक्वेशन संतुष्ट हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स अपन ने सोल्व किया वो सही है। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही एग्जाम में, तो आप चेक करो दोबारा जाके कि कहाँ पर मैंने गलती कर दी। कई बार क्या होता है कि अपन एक बार वैल्यू निकाल ली, फिर अपने को ये वैल्यू जब अपने गलती कहाँ की अपने को मालूम नहीं चलती। अपन चीज़ बार बार चीज़ें ओवरलैप करते हैं, बार बार वही मिस्टेक करते जाते हैं, वही मिस्टेक करते रहते हैं। उस टाइम क्या करना होता है, एक बार उस क्वेश्चन पर ध्यान हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, उस क्वेश्चन में गोला मार लो, और जब आपके पास वापस टाइम बचे तो वापस आओ, फिर चेक करो। उस टाइम क्या होगा, आप आसानी से इसका आंसर फाइंड कर लोगे, ठीक है। ये कुछ टेक्निक होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की, मार्क्स लाने की। आप इन पर काम करोगे तो आसानी से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 4.6 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।